Water, chapter number 14, water gel. Water is essential to all of us for many purposes. Assume for some reason your family has provided only one bucket of water every day for a week. Imagine what would happen without water. Without water, would you be able to clean utensils, cook, wash clothes, or bath? Without water? Write the some other activities that you would not be able to do. What would happen if we do not get water easily for a long period of time? लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मान लीजिए किसी कारणवश आपके परिवार को एक सप्ताह तक प्रतिदिन एक बाल्टी जल मिलता है। कल्पना कीजिए तब क्या होगा। क्या आप खाना पकाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना और स्नान करना जैसे कार्य कर पाएंगे? इसके अतिरिक्त अन्य कौन कौन से क्रियाकलाप हैं जिन्हें आप नहीं कर पाएंगे? यदि काफ़ी लंबे समय तक हमें आसानी से जल प्राप्त नहीं होगा तो क्या होगा? वी यूज वाटर टू ड्रिंक। देयर आर सो मैनी एक्टिविटीज फॉर विच वी ब्रिंग टू यूज वाटर अपार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग। डू यू हैव एन आइडिया अबाउट द क्वांटिटी ऑफ वाटर वी नीड ए सिंगल डे? पानी के अतिरिक्त ऐसे बहुत से क्रियाकलाप हैं जिनके लिए हम जल का उपयोग करते हैं। क्या आपको यह अनुमान है कि हम एक दिन में जल की लगभग कितनी मात्रा का उपयोग करते हैं? हाउ मच वाटर डू वी यूज? हम कितने जल का उपयोग करते हैं? एक्टिविटी 1, राइट ऑल द एक्टिविटीज फॉर विच यू यूज वाटर इन अ डे। सम एक्टिविटीज आर गिवन इन टेबल 1। मेक ए सिमिलर काइंड ऑफ टेबल इन योर नोटबुक। मेजर द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड इन अ डे फॉर ईच एक्टिविटी डन बाय यू एंड योर अदर फैमिली मेंबर्स। यू कैन यूज ए ग्लास, ए मग, ए बैकेट और मेंबर्स। You can use a glass, a mug, or a bucket, or any other container to measure the quantity of water used by your family in a day. Activity 1, क्रियाकलाप 1, प्रतिदिन के उन सभी क्रियाकलापों की सूची बनाइए जिनमें आप जल का उपयोग करते हैं। सारणी में कुछ क्रियाकलापों की सूची दी गई है। इसी प्रकार की सारणी अपने नोटबुक में बनाइए। अब पूरे दिन में आप तथा आपके परिवार के सदस्यों द्वारा प्रत्येक क्रियाकलापों में प्रयुक्त जल की मात्रा मापिए। आप मापने के लिए मग, गिलास, बाल्टी या किसी अन्य बर्तन का उपयोग कर सकते हैं। नाउ यू हैव एन एस्टिमेट एज टू हाउ मच वाटर योर फैमिली यूजेस इन अ डे। यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन यू कैन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड बाय योर फैमिली इन ए ईयर। अब आप यह जान गए होंगे कि प्रतिदिन आपके परिवार में लगभग कितने जल का उपयोग होता है। इस जानकारी का उपयोग करके यह गणना कीजिए कि आपके परिवार को एक वर्ष में कितने जल की आवश्यकता होती है। नाउ डिवाइड दिस अमाउंट ऑफ वाटर बाय द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ योर फैमिली। दिस विल गिव ए रफ आइडिया ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड बाय वन मेंबर ऑफ योर फैमिली इन ए ईयर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ पीपल दैट सर्वाइव इन योर टाउन और village. You may now guess what amount of water needed by your town or village in a year. अब जल की इस मात्रा को अपने परिवार के सदस्यों की संख्या में विभाजित कीजिए या आपके परिवार के एक सदस्य की एक वर्ष की जल की आवश्यकता का ज्ञान कराएगा। पता लगाइए कि आपके गांव या शहर में कितने लोग रहते हैं। अब आपको यह बोध हो जाएगा कि आपके शहर अथवा गांव के लिए एक वर्ष में कितने जल की आवश्यकता होगी। Mohan is curious to know whether people living in different areas of our country get the same amount of water. Are there areas where people do not get a sufficient amount of water? How do they imagine? जिज्ञासु है कि क्या हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को समान मात्रा में जल उपलब्ध होता है। क्या ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ लोगों को उचित मात्रा में जल नहीं मिलता? अपना काम कैसे चलाते हैं? यू हैव राइटन द नेम ऑफ मैनी एक्टिविटीज फॉर विच यू यूज वाटर। डू यू थिंक दैट आवर नीड ऑफ वाटर इज लिमिटेड टू दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज? वी यूज राइस, व्हीट, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड मैंने आपने ऐसे बहुत से क्रियाकलापों की सूची बनाई है जिनमें आप जल का उपयोग करते हैं। क्या आप सोचते हैं कि हमारे जल की आवश्यकता इसी प्रकार के क्रियाकलापों तक ही सीमित है? Other food items every day. We also know that some fibers that we use for making fabric come from plants. Is water not required to grow these? Can you tell some more uses of water? Water is used in industries for making almost all kinds of things that we use. So we require water not only for our daily purposes but also for producing many other things.
मैनी अदर थिंग्स। आपने ऐसे बहुत से क्रियाकलाप देखे होंगे, क्रियाकलाप की सूची बनाई जैसे आपको बताया। हम हम गेहूँ, चावल, दालें, सब्जियां तथा अन्य बहुत सी खाने की वस्तु का प्रतिदिन उपयोग करते हैं। हम जानते हैं कि कुछ रेशे जिनका उपयोग हम कपड़ा बनाने कपड़ा बनाने में करते हैं पौधों से ही प्राप्त होते हैं। क्या इन्हें उगाने के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है? क्या आप जल के कुछ और उपयोग सोच सकते हैं? हमारे उपयोग की लगभग सभी वस्तुओं के उत्पादन में जल का उपयोग किया जाता है। इसलिए जल का उपयोग केवल दैनिक कार्यालयों के लिए ही नहीं वरना बहुत सी वस्तुओं के उत्पादन के लिए भी होता है। Sima wants to tell you that about 2 glasses of water are required to make each page of a book. सीमा आपको यह बताना चाहती है कि किसी पुस्तक के एक पृष्ठ के उत्पादन के लिए लगभग 2 गिलास जल की आवश्यकता होती है। वेयर डू वी गेट फ्रॉम वाटर फ्रॉम? हम जल कहाँ से प्राप्त करते हैं? वेयर डू यू गेट द वाटर? सम पीपल में से वी ड्रा वाटर फ्रॉम ए स्प्रिंग, रिवर, वेल, pond or a hand pump. Some others might say we get water from taps. Have you ever wondered from where water comes in the taps? Water that we get from taps is also drawn from a river, a lake or a well. It is then supplied to us through a networks of pipe. अपने उपयोग के लिए आप जल कहाँ से प्राप्त करते हैं? आप में से कुछ कहेंगे हम नदियों, झरनों, तालाबों, कुओं अथवा हैंडपंप से जल प्राप्त करते हैं। कुछ अन्य यह कह सकते हैं कि हम जल टोटियों से प्राप्त करते हैं। टोटियों से प्राप्त करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि टोटियों से जल कहाँ से आता है? जल कहाँ से आता है? टोटियों का जल कहाँ से आता है? टोटियों के द्वारा जो जल हम प्राप्त करते हैं वह जल भी किसी झील, नदी या किसी कुएं से प्राप्त किया जाता है, जिसकी आपूर्ति फिर पाइपों के नेटवर्क द्वारा की जाती है। We all get the water into our homes by different ways, but finally we all get water from the similar sources such as ponds, rivers, lakes and wells. हम में से प्रत्येक का अपने घरों में जल प्राप्त करने का ढंग भिन्न हो सकता है, अतः हम सबके जल के एक से ही स्रोत है, जैसे तालाब, झील, नदी तथा कुएं। राइट इन टैप्स कम्स फ्रॉम रिवर्स, लेक्स और वेल्स। नदियों, झीलों या कुओं से जल टोटियों में आता है। We have just discussed about some of the sources of water. Where does the water come from to fill these lakes, ponds, rivers and wells? हमें से प्रत्येक का अपने घरों में जल प्राप्त करने का ढंग भिन्न भिन्न हो सकता है, अतः हम सबके जल के एक से ही स्रोत है, जैसे तालाब, झील, नदी तथा ये तो बताया आपको। हमने अपनी चर्चा में कुछ जल स्रोतों का उल्लेख किया है। इन तालाबों, नदियों, झीलों तथा कुओं को भरने के लिए जल कहाँ से आता है? इमेजिन ए डे इन योर लाइफ व्हेन वाटर सप्लाई is not available. See, you have to bring it yourself from a far away place. Would you use the same amount of use on any other day? मोहन चाहता है कि आप अपने जीवन में किसी ऐसे दिन की कल्पना करें जिस दिन जल की आपूर्ति टोटियों द्वारा नहीं हो रही हो, अतः आपको स्वयं बहुत दूर से जल लाना पड़ता है। तब क्या आप जल की उतनी ही मात्रा का उपयोग करेंगे जितनी अन्य दिनों में करते हैं? We know that about 2/3 parts of the earth is covered with water. Most of this water is in seas and oceans. क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी का 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है? इस जल का अधिकांश भाग समुद्रों और महासागरों में है। The water found in seas and oceans contains many salts dissolved in it, so it is not used in drinking and other agriculture, domestic and industrial needs. You might have heard or read the famous lines of the poem Rime of the Ancient Mariner, written by H.T. Coleridge in 1798। समुद्रों और महासागरों के जल में बहुत से लवण घुले होते हैं जिससे जल खारा होता है, इसलिए यह पीने के लिए अनुपयुक्त तथा अन्य घरेलू, कृषि तथा उद्योगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उचित नहीं है। कदाचित अपने एस.टी. कोलेराइज द्वारा 1798 में लिखी गई कविता राइम ऑफ द एंटेस्ट मेनिनर की ये पंक्तियां सुनी होंगी। कौन पंक्तियां? वाटर एवरीवेयर, nor any drop to drink. In these lines, the poet has described the plight of sailors on a ship lost in the ocean. यहाँ कवि ने महासागर में भटक के किसी जहाज के नाविकों की करुणा गाथा का उल्लेख किया है।
We use the water that may be supplied by ocean. Do you find this surprising? In fact the water that we use is not salty. Many people live in places far away from the oceans. Does the oceans? How does the ocean water reach in water? How does it possible that the water from these sources is not saline anymore? फिर भी ये आपको पता है एनीमोर जो पंक्ति है, हर जगह जल ही जल, पीने के लिए कोई बूंद नहीं। यहाँ कवि ने महासागर में भटके किसी जहाज के नाविकों की करुणा गाथा का उल्लेख किया है। फिर भी महासागर हमारे उपयोग के लिए जल आपूर्ति में एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं। क्या आपको यह आश्चर्यजनक लगता है? आखिरकार जो जल हम उपयोग करते हैं वह खारा नहीं होता। हम में से बहुत से लोग महासागरों से बहुत अधिक दूरी पर रहते हैं। क्या इन स्थानों की जल आपूर्ति में भी महासागरों पर निर्भर नहीं करती है? महासागरों का जल उन तालाबों, झीलों, नदियों तथा कुओं में कैसे पहुंचता है जो हमें जल की आपूर्ति करते हैं? ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि इन स्रोतों का जल किसी भी प्रकार से खारा नहीं होता है? टू नाउ दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड द वाटर साइकिल। इसे समझने के लिए हमें जल चक्र के विषय में जानना आवश्यक है। जैसे वाटर साइकिल displaying trick of water. How many times have you observed that water spread on a floor dries up after some time? The water looks to disappear in the same way. Water disappears soon from wet clothes as they are kept in the sunlight and we get dry clothes. Water also disappears from rooftops, roads and some other places after the rains. Where does this water go? जो जल चक्र, जल के विलुप्त होने की युक्ति। आपने कितनी बार यह देखा है कि फर्श पर फैला जल कुछ समय बाद सूख जाता है। यह जल विलुप्त होता है, प्रतीत होता है। इसी प्रकार गीले कपड़ों के सूखते समय भी जल विलुप्त हो जाता है। वर्षा के पश्चात गीली सड़कों, छतों तथा अन्य स्थानों से भी जल विलुप्त हो जाता है। यह जल कहाँ चला जाता है? Remind the activity 6 in chapter 5 in which we heated the saline water. What did we find? The water was evaporated and the salt was left behind. This activity suggests as an idea that on heating, water converts into its vapors. We also find from this activity that water vapor does not carry away the salt with it. After that, water vapors become a part of the atmosphere and cannot usually be seen. We also found that heats water into its vapor. क्या आपको अध्याय 5 जल को गर्म किया था जिसमें नमक घुला होता? हमने क्या पाया था? जल वाष्पित हो गया था तथा नमक शेष रह गया था। इस क्रियाकलाप में हमें यह बोध होता है कि गर्म करने पर जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रियाकलाप से हम यह भी अनुभव करते हैं कि जल वाष्प अपने साथ लवणों का वहन नहीं करती। इस प्रकार बनी जल वाष्प वायु का एक भाग बन जाती है जिसे प्राय देखा नहीं जा सकता। हमने यह भी पाया था कि जल को गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए उसे गर्म करना अनिवार्य है। We also found that heating is necessary to change water into its vapor. However, we have observed that water converts into its vapor also from the roads, fields, rooftops and other land regions. We have also discussed in chapter 5 that we obtain salt from seawater. For this, we collect the sea water in after some days. Salty water gets evaporated, and the heap of salt at that places from where does this water get the heat to evaporate? Let us try to find out. जिस प्रकार आपको बताया कि इस प्रकार बनी जलवाष्प वायु का एक भाग बन जाती है जिसे प्रातः देखा नहीं जा सकता। हमने यह भी पाया था कि जल को गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए उसे गर्म करना अनिवार्य है। तथापि हमने यह देखा है खेतों, सड़कों, छतों तथा अन्य जमीनी क्षेत्रों से भी जलवाष्प में परिवर्तित होता रहता है। अध्याय 5 में हमने यह भी उल्लेख किया है कि महासागरों का खारा जल जो गहरे गड्ढों में छूट जाता है वाष्पन के परिणाम स्वरूप नमक के ढेर के रूप में एकत्र हो जाता है। वाष्पन के लिए आवश्यक यह ऊष्मा जल को कहाँ से प्राप्त होती है? आइए इसका पता लगाते हैं। एक्टिविटी 2 से पता लगा दिया। Activity 2, take two similar size of plates, put one plate in sunlight and put the other plate under shade. Now add equal amount of water in these plates. You can use a cap of a bottle to measure the spill. To measure the amount of water, make sure that water does not spill over.
Observe both the plates after every 20 minutes. Does the water look to despair? From which plate does it evaporate? First, what is the source of heat here for this evaporation? एक्टिविटी 2 है क्रियाकलाप 2। दो एक की जैसी प्लेट लीजिए, एक प्लेट को सूर्य के प्रकाश धूप में रखिए तथा दूसरी को छाया वाले स्थान पर रखिए। अब इन दोनों प्लेटों में बराबर मात्रा में जल भरिए तथा चित्र में जल को मापने के लिए आप किसी बोतल के ढक्कन का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखिए जल इधर उधर ना छलके। प्रत्येक 15 मिनट पश्चात दोनों प्लेटों का परीक्षण कीजिए। क्या जल विलुप्त होता है? प्रतीत होता है कि किस प्लेट का जल पहले विलुप्त होता है। जल के वाष्पन के लिए इस ऊर्जा का स्रोत क्या है? इस ऊर्जा का स्रोत क्या है? Sunlight falls on the water, lakes, rivers, oceans and ponds during the daytime. The fields and other land regions also receive sunlight. As a result, water from all these places continuously converts into vapor. However, the salts dissolved in the water are left behind at those places. दिन के समय सूर्य की किरणें महासागरों, नदियों, झीलों तथा तालाबों में भरे जल पर पड़ती है। खेत तथा अन्य भूमि क्षेत्र भी सूर्य की किरणों को ग्रहण करते हैं। इसके फलस्वरूप इन सभी का जल निरंतर वाष्प में परिवर्तित होता रहता है, तथापि जल में घुले लवण शेष रह जाते हैं। Evaporation of water in sunlight and रह जाते हैं, शेष रह जाते हैं। क्रियाकलाप 2 में यहाँ पर बताया गया है सूर्य के प्रकाश और छाया में जल का वाष्पन। In this activity, did you find that water also evaporated from the plate kept in the shade? Through it could have taken more time. Does the sunlight heat is reaching here? Yes, during the daytime, all the air surrounding us gets heated. This warm air gives heat to water for evaporation in the shade. Thus, evaporation happens from all open. इसका समझने ये बताना चाहता है कि ऑल ओपन है। जैसे क्रियाकलाप 2 में हमने यह देखा था कि छाया वाले स्थान पर रखी हुई प्लेट से भी जल विलुप्त होता है तथा यद्यपि इससे अधिक समय लगता है। क्या सूर्य के प्रकाश की ऊष्मा यहाँ भी पहुँच जाती है? हाँ, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिन के समय हमारे चारों ओर वायु भी गर्म हो जाती है। आगे surfaces of water, as a result these water vapors get continuously added to air. However, evaporation takes place in shadow. That is why we rarely observe its loss from a bucket full of water. In sunlight, evaporation happens faster on hitting water on a bucket. More faster. Is there any other process through which water vapor can be changed into air? जिस प्रकार आपको बताया है कि इस प्रकार जल के सभी खुले पृष्ठों से वाष्पन की क्रिया वायु में जल वाष्प निरंतर मिलती जाती है, तथापि जल का वाष्पन एक धीमी प्रक्रिया। यही कारण है कि जल से भरी किसी बाल्टी से जल की इस क्षति को हम बहुत कम देख पाते हैं। सूर्य के प्रकाश में वाष्पन तेजी से होता है। जल को किसी बर्नर पर गर्म करने पर वाष्पन और अधिक तेजी से होता है। क्या जल वाष्प को वायु में अंतरित होने का अन्य कोई प्रक्रम भी है? Loss of water by plants. You have learnt in that plants need water to grow. Plants use a part of this water to make some of it in their various parts. The plants release the remaining part of this water transpiration. Do you remember activity 4 in chapter 7 in which you have observed transpiration of water through the leaves of plants? पौधों द्वारा जल की क्षति। आपने अध्याय 7 में पढ़ा है कि सभी पौधों को वृद्धि के लिए जल की आवश्यकता होती है। पौधे यहाँ पर देखिए, मोहन हैज बीन रीडिंग अबाउट ट्रांसपिरेशन इन ए बुक. ही आस्क्ड हिमसेल्फ हाउ मच वाटर इज लॉस्ट by weight. Weight plants through transpiration that give us 1 kilogram of weight. He observed that this is nearly 500 liters, or it is roughly 25 big sized buckets full of water. Can you now imagine the amount of water lost by plants of all the crops, forests and grasslands together? मोहन वाष्प उत्सर्जन के विषय में पढ़ता रहा है। उसने स्वयं से पूछा, 1 किलोग्राम गेहूं देने वाले गेहूं के पौधों से वाष्पोत्सर्जन द्वारा कितने जल की क्षति होती है। उसने पता लगाया कि यह क्षति लगभग 500 लीटर है, जो कि अनुमानतः बड़े आकार के 25 बाल्टियों में भरे जल के बराबर है। क्या अब आप यह कल्पना कर सकते हैं कि वनों, फसलों तथा घास के मैदानों द्वारा कुछ मिलाकर जल की कितनी मात्रा की क्षति होती है? इसका बताया गया, द प्लांट्स रिलीजिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस वाटर इनटू एयर एज वाटर वेपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. डू यू रिमेंबर एक्टिविटी 4 इन चैप्टर 7 इन विच यू हैव ऑब्जर्व ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर थ्रू द लीव्स ऑफ प्लांट्स?
की कुछ मात्रा का उपयोग अपना भोजन बनाने में करते हैं तथा कुछ मात्रा को अपने विभिन्न भागों में सुरक्षित रखते हैं। पौधे इस जल का शेष भाग वाष्पोत्सर्जन प्रक्रम द्वारा जलवाष्प के रूप में वायु में मुक्त कर देते हैं। क्या आपको अध्याय 7 का वह क्रियाकलाप 4 याद है जिसमें आपने पत्तियों द्वारा जल के वाष्पोत्सर्जन का परीक्षण किया था? Water vapor gets added into the air through the process of evaporation and transpiration. It lost forever. Now we get it back again as we will see in next activity. Next एक्टिविटी। वायु में जल वाष्पन तथा संघनन के प्रक्रम द्वारा प्रवेश करता है। क्या यह जल सदा के लिए लुप्त हो जाता है? यदि यह हमें पुनः प्राप्त हो जाता है, जैसे कि हम देखेंगे हाउ आर क्लाउड्स फॉर्मेड, बादल कैसे बनते? एक्टिविटी 3, टेक ए ग्लास एंड फिल इट हाफ विथ वाटर फ्रॉम द आउटसाइड। Wipe the glass with a clean piece of dry cloth. Pour some ice into the water. Wait for 2 or 3 minutes. See the changes that happen on the outer surface of the glasses. From where of the glasses क्रियाकलाप 3 है, बादल कैसे बनते हैं इसके बारे में इसमें चर्चा होगा। जल से आधा भरा ग्लास लीजिए, गिलास को बाहर से सूखे कपड़े से पोंछिए, जल में कुछ बर्फ डालिए, 1 या 2 मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। गिलास के बाहरी पृष्ठ में होने वाले परिवर्तन का परीक्षण कीजिए। फ्रॉम वेयर डू वाटर ड्रॉप्स कम ऑन द आउटर सरफेस of the glass? The cloud surface of the glass having iced water cools the air around it. As a result, the water vapor of the air condenses on the outer surface of the glass. We have observed this process of condensation in activity 7 in chapter 5. गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें कहाँ से आते हैं? बर्फ युक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह बाहर की हवा ठंडा कर देती है और जलवाष्प गिलास की सतह पर संघनित हो जाती है। संघनन के इस प्रक्रम को हमने अध्याय 5 के क्रियाकलाप 7 में देखा था। ड्रॉप ऑफ वाटर अपीयर ऑन आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग वाटर विथ आइस। बर्फ व जल से भरे गिलास के बाहरी पृष्ठ पर प्रकट जल की बूंद। सीमा had observed dew on leaves of grass on winter mornings. Did you observe something similar on leaves of plants or metal surfaces like iron grills and gates on a winter morning? Is it also due to condensation? Do you observe this happening on hot summer morning? सीमा ने सर्दियों से प्रातः काल घास की पत्तियों पर ओस की बूंद देखी है। क्या आपने भी कभी शीत ऋतु में प्रातःकाल पत्तियों या धातु के पृष्ठों जैसे लोहे की ग्रिल तथा दरवाजों पर इसी प्रकार के ओस की बिंदु देखी है? क्या यह भी संघनन के कारण है? क्या आपने गर्मियों में भी प्रातःकाल ऐसे होते देखा है? The condensation process plays a significant role in bringing water back to the surface of the earth. Let us try to know how does it happen. As we go to higher from the surfaces of the earth, temperature begins to fall. When the air goes up higher, it gets cooler and cooler at a certain height. The air becomes so cool that the water vapor present in it condenses to form tiny drops of water which are called droplets. These tiny droplets remain floating in air and seem to us as clouds. जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में संघनन प्रक्रम की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यह कैसे होता है? जैसे जैसे हम पृथ्वी के पृष्ठ से ऊपर जाते हैं, ताप कम हो जाता है। जैसे जैसे वायु ऊपर उठती जाती है, ठंडी होती जाती है। प्रातः ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बिंदु, जिन्हें जल कणिका कहते हैं, में परिवर्तित हो जाता है। ये ही छोटी जल कणिका जो वायु में तैरती रहती है, हमें बादलों के रूप में दिखाई देती है। यहाँ पर बताया गया है। These many droplets of water come together to form larger sized drops of water. Some drops of water become so heavy that they start to fall. These falling water drops are called rain. In certain conditions, these drops may also fall as snow or hail.
इस प्रकार बनी हुई बहुत से जल कणिका वापस में मिलकर एक बड़े आमाप की जल की बूंदें बनाते हैं, जल की बूंदें बनाती है। इनमें से कुछ जल की बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वे नीचे की ओर गिरने लगती है। इन गिरती हुई बूंदों को ही हम वर्षा कहते हैं। विशेष परिस्थितियों में यह ओले या हिम के रूप में भी गिर सकती है। मोहन हैज ऑब्जर्व्ड fog near the ground in winter morning. He is thinking that if this is also due to condensation of water vapor near close the ground, what do you think? सर्दियों में प्रातःकाल धरती के पास बुजुर्ग ने कोहरा देखा है। यह विचार कर रहा है कि क्या यह भी ठंडी धरती के पास जलवाष्प का संघनन है। आप क्या सोचते हैं? So water goes into air by evaporation in the form of vapor and transpiration from the clouds and then comes back to the earth as hail, rain और snow। इस प्रकार वाष्पन तथा वाष्प उत्सर्जन द्वारा जल वायु में चला जाता है, बादल बनते हैं और वर्षा, ओले तथा हिम के रूप में जल पुनः धरती पर वापस आता है। Back to the oceans. What happens to the water that comes in the form of rain, hail or snow? On different regions of the earth, usually all land surfaces are above the level of oceans. So most of the water that falls on the land as snow and rain at last goes back to the oceans. This happens by several processes. पुनः महासागरों की वर्षा तथा हिम के रूप में पृथ्वी के विभिन्न भागों में आए जल का क्या होता है? प्राय समस्त पृष्ठों महासागरों के तल से ऊंचे हैं। वर्षा तथा हिम के रूप में भूमि पर गिरा अधिकांश जल अंततः महासागरों में वापस चला जाता है। यह विभिन्न ढंगों से होता है। स्नो present in the mountains areas melts into water. This water flows down from the mountains in the form of large streams and rivers and rivers. Some of the water that falls on land in the form of rain and also flows in the form of small streams and rivers. Most of the rivers cover long distances on our land and at last fall into an ocean or a sea. However, some rivers flow in the form of lakes. जिस प्रकार बताया कि पर्वतों पर हिम पिघल कर जल बन जाती है। यह जल पहाड़ों से झरनों तथा नदियों के रूप में नीचे गिरता है। कुछ जल जो वर्षा के रूप में भूमि पर गिरता है वह भी नदियों और झरनों के रूप में बह जाता है। अधिकांश नदियां भूमि पर लंबी दूरी तय करते हैं और अंततः किसी समुद्र या महासागर में गिर जाते हैं। तथापि कुछ नदियों का जल झीलों में बह जाता है। The lakes and ponds are also filled up by rainwater. A part of the rainwater absorbed by the ground and seems to disappear in the land. Some of this water is brought back into the air by the process of transpiration and evaporation. The rest of water seeps gently into the ground. Most of this water becomes available to us as underground water. Underground water fills up the open wells. Underground water is also a source for many lakes. We get this underground water through hand pump or a tube well. The more hand pumps or tube wells that are used in any region, we need to dig deeper to find this underground water due to overuse. The loss in the level of groundwater is worrisome. वर्षा का जल भी झीलों तथा तालाबों को भर देता है। वर्षा के जल का कुछ भाग भूमि द्वारा सोख लिया जाता है और मृदा में विलुप्त हुआ प्रतीत होता है। इस जल का कुछ भाग वाष्पन तथा वाष्पजन द्वारा वापस वायु में चला जाता है। शेष जल धीरे धीरे भूमि के नीचे रिसता रहता है। इस जल का अधिकांश भाग हमें भौम जल के रूप में उपलब्ध हो जाता है। कुआं का भरण भौम जल से ही होता है। इस प्रकार कुछ झीलों के जल का स्रोत भी भौम जल ही होता है। हैंडपंप या नलकूप से खींचा गया जल भौम जल से हो जाता है। जिन क्षेत्रों में अधिक हैंडपंप या नलकूप उपयोग होते हैं वहां पर भौम जल प्राप्त करने के लिए हमें गहरी खुदाई की आवश्यकता होती है। अति उपयोग के कारण भौम जल के स्तर की यह क्षति चिंता का विषय है। सीमा wants to share information with you in those regions where the land has very little there. Flowing rainwater also takes the upper areas where most of the soil is covered with concrete. This reduce the seepage of rainwater inside the soil, which at last affects the availability of groundwater.
सीमा एक चिंता को आपसे बांटना चाहती है। उन क्षेत्रों में जहां भूमि पर वनस्पति बहुत कम है या बिल्कुल ही नहीं, वहां वर्षा का जल शीघ्र बह जाता है। बहुत से ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर अधिकांश जमीन कंक्रीट से ढकी होती है। ऐसी भूमि में जल का रिसाव बहुत कम होता है, जिससे अंतः भूमजल की उपलब्धता प्रभावित हो जाती है। वर्षा का बहता जल अपने मृदा के ऊपरी पृष्ठों को भी बहा ले जाता है बहा ले जाता है। We have learnt that water brought back to the surface of the earth by rain, snow or hail. Hail moves back to oceans. Thus, water comes from the oceans on the surface of on the earth and goes into air in the form of vapor. Then again returns as rain, snow or hail, and finally goes of water is known as the water cycle. This circulation of water between land and oceans is a continuous process. This circulation maintains the supply of वाटर ऑन लैंड। हम यह जानते हैं कि भूमि के सागरों में वापस पहुंच जाता है। इस प्रकार जल पृथ्वी की ऊपरी सतह से जलवाष्प के रूप में वायु में जाता है। वर्षा ओलों तथा हिम के रूप में वापस लौटता है और अंत में वापस महासागरों में लौट जाता है। जल के इस प्रकार चक्रण करने को जल चक्र कहते हैं। समुद्र तथा भूमि के बीच यह जल चक्र एक निरंतर प्रक्रम है। यह भूमि पर जल की आपूर्ति बनाए रखता है। What if it rains heavily? The time, duration, and the amount of rainfall is found different at different places. In some parts of the world, it rains throughout the year, while there are some other places where it rains only for some days in a year. In India, most of the rainfall occurs during the monsoon regions. Rains provide us relief, especially after hot summer days. यहाँ पर वाटर इफ इट रेन्स हेवली दिया है। यदि भारी वर्षा हो तो क्या होगा? वर्षा का समय अवधि तथा मात्रा विभिन्न स्थानों पर भिन्न होता है, अलग अलग होता है। संसार के कुछ भागों में पूरे वर्ष वर्षा होती रहती है, जबकि ऐसे स्थान भी है जहां वर्षा कुछ दिनों के लिए ही होती है। हमारे देश में अधिकांश वर्षा मानसून के मौसम में होती है। विशेषतः गर्मी के गर्म दिन बाद वर्षा हमें राहत प्रदान करती है। बहुत से यहाँ पर दिया गया है The sowing of several crops depends on the occurrence of monsoons. जिससे बताया कि बहुत सी फसलों का बोया जाना मानसून के आने पर निर्भर करता है। However, excess of rainfall may create many problems. Heavy rains may lead to rise in the level of water in rivers, ponds and lakes. This water may spread over large areas by breaking rivers and lakes, which cause floods. The forests, crop fields, cities and villages may get submerged by water. In our country, floods cause extensive damage to human life, domestic animals, property and crops everywhere. परंतु अत्यधिक वर्षा से बहुत सी समस्या उत्पन्न हो सकती है। क्षेत्र में भारी वर्षा से नदियों, झीलों तथा तालाबों का जल स्तर बढ़ सकता है। ऐसा होने पर जल एक बड़े क्षेत्र में फैलकर बाढ़ का कारण बन सकता है। यह खेतों, वनों, गांवों और शहरों को जलमग्न कर सकता है। हमारे देश में बाढ़ से फसलें, पालतू जानवर, संपदा तथा मानव जीवन की अपार क्षति होती है। During floods, the animals surviving in the water also get carried away with the water. They often get trapped on land areas and die when level of flood water decreases. Rains also affect the animals surviving on the land. बाढ़ के समय जल में रहने वाले जीव भी बह जाते हैं। प्राय जब बाढ़ का जल उतरता है तो ये जलाशय जीव थल भाग में फंस कर मर जाते हैं। वर्षा भूमि पर रहने वाले जीवों को भी प्रभावित करती है। What happens if it does not rain for a long period? Suppose it does not rain in your region for a year or more. Then what would happen? The loss of water continues from soil by transpiration and evaporation, since it is not being brought back to soil by rain. So the land becomes dry. The level. यदि काफ़ी समय तक वर्षा ना हो तो क्या होगा? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि किसी क्षेत्र में एक वर्ष या उससे भी अधिक समय तक वर्षा ना हो तो क्या होगा? वाष्पन एवं वाष्पोजन द्वारा मृदा से लगातार जल की क्षति होती रहती है। Of water in wells and ponds of that region goes down, and a few of them may even dry up. The groundwater level may also decrease. This may lead to drought in that region.
जिस प्रकार बताया कि क्षति होती रहती है, क्योंकि यह वर्षा द्वारा वाष्प नहीं लाया जा रहा है, इसलिए मृदा सूख जाती है। उस क्षेत्र के तालाबों और कुओं में जल का स्तर गिर जाता है और उनमें से कुछ सूख भी जाते हैं। भौम जल की भी कमी हो जाती है, इससे सूखा पड़ सकता है। It becomes difficult to get folder and food in drought conditions. You have surely heard about droughts occurring in some parts of our country or the world. Can you write the difficulties faced by the people surviving in these regions? Can you also tell what happens to the animals and the vegetation in these conditions? Try to find out about this by taking to your parents and teachers and by reading about it from magazines and newspapers. सूखे की स्थिति में खदान और चारा प्राप्त करना दुर्लभ हो जाता है। कदाचित आपने हमारे देश या संसार के कुछ भागों में पड़े सूखे के बारे में सुना होगा। क्या आपको जानकारी है कि इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? इन परिस्थितियों में पशुओं और वनस्पति का क्या होता है? अपने माता पिता तथा पड़ोसियों से चर्चा करके अथवा समाचार पत्रों में व मैगजीन में पढ़कर इनके बारे में पता लगाने का प्रयास कीजिए। हाउ कैन वी कंजर्व वाटर? A small fraction of water present on the earth is enough for use of plants, humans and animals. Most of the water is in the oceans and it cannot be brought into use directly. If the level of the groundwater exceeds drastically, then this cannot be used anymore. The total amount of water on earth always remains equal, but water available for use is very limited and is decreasing day by day with our ages. हाउ कैन के बारे में बताया है कि हाउ कैन वी कंजर्व वाटर, हम जल को कैसे संरक्षित कर सकते हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का केवल एक छोटा सा भाग ही पौधों, जंतु तथा मनुष्य के प्रयोगों के लिए उपयुक्त होता है। अधिकांश जल महासागरों में है, जिसे सीधे ही उपयोग में नहीं लाया जा सकता। जब भौम जल का स्तर अत्यधिक गिर जाता है तब भौम जल का और अधिक उपयोग नहीं कर सकते। पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान रहती है, परंतु उपयोगों के लिए उपलब्ध की मात्रा अत्यंत सीमित है और अति उपयोग के कारण घटती जा रही है। The requirement of water is increasing day by day. Due to the increasing population, the number of people using water is increasing. In many cities, long lines for collection of water can be seen. Also, more and more amount of water is being used in food production and by the industries. Many parts of world are facing the problem of water shortage due to these reasons. Hence, it is very important that we should use water carefully. We should not waste water in any way. जिससे यहाँ पर बताया गया है कि जल की मांग प्रतिदिन बढ़ रही है। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ जल का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। बहुत से नगरों में जल भरने के लिए लंबी कतारों का दिखना एक साधारण दृश्य है। खाने की वस्तु के उत्पादन और उद्यानों में भी जल की अधिक मात्रा का प्रयोग हो रहा है। इन्हीं कारणों से संसार के बहुत से भागों में जल की कमी हो गई है। इसलिए यह आवश्यक है कि जल का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए। हम सावधानी बरतें जिससे जल व्यर्थ न हो। Rainwater harvesting. We can increase the availability of water by collecting rainwater and by storing it for future use. This collection of rainwater is called rainwater harvesting. The basic idea of rainwater harvesting is catch water where it falls. वर्षा के जल का संग्रहण, वर्षा के जल को एकत्र करना और उसका भंडारण करके बाद में प्रयोग करना जल की उपलब्धता में वृद्धि करने का एक उपाय है। इस उपाय द्वारा वर्षा का जल एकत्र करने को वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। वर्षा जल संग्रहण का मूल मंत्र यह है कि जल जहाँ गिरे वहीं एकत्र कीजिए। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, छत पर वर्षा का जल संग्रहण। What happens to the rainwater that falls in regions that are mostly covered with concrete buildings and roads? This rainwater flows into the drains, isn't it? Some part of this rainwater goes to lakes or rivers which could be far away because this water did not seep into the ground around us. So a lot of effort will then be required to get this water back into our homes. Two main techniques of rainwater harvesting are
हाँ। वर्षा के उस जल का क्या होता है जो ऐसे क्षेत्रों में गिरता है जहां अधिकांश क्षेत्रों में कंक्रीट की सड़कें और मकान होते हैं या नालियों में बह जाता है? क्या ऐसा नहीं है? इस प्रकार वर्षा जल का कुछ भाग बहकर नदियों या झीलों तक पहुंच जाता है जो कि बहुत दूरी पर हो सकते हैं, क्योंकि यह जल हमारे चारों ओर भूमि में वापस नहीं गया है। अतः इस जल को घरों में वापस लाने के लिए हमें अत्यधिक प्रयास करने की होगी आवश्यकता होगी। वर्षा जल संग्रहण की यहाँ दो तकनीकों का उल्लेख किया गया है। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इन दिस टेक्निक द वाटर इज collected फ्रॉम our rooftop to a storage tank through pipes. In this water soil may be present which comes from the roof and we need to filter it before use. We can send this water directly into a pit in the ground through pipes. This rainwater then seeps gently into the soil to refill or recharge the ग्राउंड वाटर। छत के ऊपर वर्षा जल संग्रहण। इस प्रणाली में भवनों की छत पर एकत्रित वर्षा के जल को भंडारण टैंक में पाइपों द्वारा पहुंचाया जाता है। इस जल में छत पर उपस्थित मिट्टी के कण हो सकते हैं जिन्हें उपयोग करने से पहले निस्यंदित करना आवश्यक होता है। इस जल को भंडारण टैंक में एकत्रित करने के स्थान पर सीधे ही पाइपों द्वारा जमीन में बने किसी गड्ढे तक ले जाया जा सकता है जहां से यह मिट्टी में रिसाव द्वारा भूमि जल पुनः पूर्ति करेगा। सेकेंड वे इज दैट द वाटर कलेक्ट फ्रॉम द रोड साइड ड्रेन्स इज अलाउड टू गो डायरेक्टली इनटू द ग्राउंड। एक दूसरा विकल्प है कि सड़क के किनारे बनी नलियों द्वारा एकत्रित वर्षा का जल भूमि में सीधे पहुंचने दिया जाए। समरी के बारे में चलते हैं। समरी सारांश। वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ। हमारे जीवन के लिए जल बहुत ही जरूरी है। वाटर वेपर गेट्स एडेड टू एयर बाय ट्रांसपिरेशन एंड एवेपोरेशन प्रोसेस। वायु में वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन से जल वाष्प मिलती रहती है। The water vapor in the air condense in to make tiny droplets of water which appear to us as clouds. Several tiny water droplets come together to form longer sized drops of water and these heavy drops fall down as rain, hail or snow. जलवाष्प वायु में संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदें बनाती है जो बादल जैसी दिखाई देते हैं। बहुत सी छोटी जल की बूंदें परस्पर मिलकर वर्षा हिम अथवा ओले के रूप में गिरती है। रेन, स्नो एंड हेल रिफिल द वाटर इन रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, वेल्स एंड सोइल्स। वर्षा, ओले तथा हिम नदियों, झीलों, तालाबों, कुओं तथा मिट्टी में जल की पुनः प्राप्ति करते हैं। द सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन लैंड एंड ओशियन इज कॉल्ड वाटर साइकिल। महासागरों तथा जलीय भागों के बीच जल के चक्रण को जल चक्र कहते हैं। एक्सेसिव रेन्स में कॉज फ्लड्स वाइल शॉर्टेज ऑफ इट फॉर ए लॉन्ग टाइम में कॉज ड्राफ्ट्स। अत्यधिक वर्षा से बाढ़ आती है जबकि लंबे समय तक वर्षा न होने से सूखा पड़ सकता है। द टोटल अमाउंट ऑफ यूजेबल वाटर ऑन अर्थ इज लिमिटेड, सो वी शुड यूज इट केयरफुली। पृथ्वी पर उपयोग करने योग्य जल की मात्रा सीमित है, इसलिए विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता होती है।